बादशाहों की कहानी तो हमने बचपन से खूब सुनी है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक इन बादशाहों ने भारत के बड़े हिस्से पर राज किया है, लेकिन आमतौर पर इनकी रानियों की कहानी कम ही सुनने को मिलती है। और अगर है भी तो सिर्फ इस बात को लेकर कि कौन सा बादशाह किस रानी को कितना प्यार करता था। मतलब ये कि रानी का अपना कोई काम नहीं था। पर दिलचस्प बात यह है कि वो लड़की शाही परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थी। इसके बावजूद वो मलिका से लेकर कुशल राजनेता और जहांगीर की पसंदीदा पत्नी बनी और उन्होंने विशाल मुगल साम्राज्य पर राज किया। अपने पति के साथ मिलकर हिंदुस्तान पर शासन चलाया, अपने नाम का सिक्का चलाया। मुगल बादशाहों के बीच में एक ऐसी रानी भी थी जिसने पर्दे के पीछे से पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था और ये मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर रानी थी। इस रानी की पहुंच मुगल बादशाहों के बीच में इतनी थी कि लोग इसे सातिर रानी कहते थे। मुगल बादशाह जहांगीर इस रानी से सलाह लिए बिना कोई भी कदम नहीं उठाते थे। कौन थी ये रानी और कैसे इस मुकाम पर पहुंच गई थी, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिस रानी की ये कहानी है उसका जन्म साल 31 मई 1577 में हुआ था। ये एक फारसी परिवार था जिसका ईरान में खूब दबदबा था। इस लड़की के दादा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ईरान में खुरासान के गवर्नर सुल्तान के वजीर थे, लेकिन फिर टाइम कुछ ऐसा बदला कि अज्ञात कारणों से गियास बेग के पूरे परिवार को ईरान छोड़ना पड़ गया। जब मिर्जा गियास बेग और पत्नी असमत बेगम ने ईरान को छोड़ा तब ये लड़की पैदा नहीं हुई थी। उस वक्त असमत बेगम प्रेग्नेंट थी और ये लोग ईरान छोड़कर कंदल की तरफ जा रहे थे। आधे रास्ते में परिवार पर लुटेरों ने हमला किया और उनसे उनकी जो बची संपत्ति थी लूट ली और केवल 2 खच्चरों के साथ गियास बेग, उनकी गर्भवती पत्नी और उनके 2 बच्चे मोहम्मद शरीफ, आशफ खान आगे सफर के लिए जानवरों की पीठ पर बारी बारी से सवारी करते हुए बड़ी मुश्किल से फिर ये परिवार कंदल पहुंचा, जो कि आज के टाइम पर अफगानिस्तान में मौजूद है। कंदल में ही इस रानी का जन्म हुआ। नाम रखा गया मेहरुन्निसा। परिवार इतना गरीब था कि उन्हें डर था कि वो नवजात शिशु की देखभाल करने में असमर्थ हो गए तो सौभाग्य से परिवार को व्यापारी कुलीन मलिक मसूद के नेतृत्व में एक कारवा द्वारा उन्हें काम करने के लिए फिर कंदल से दिल्ली आना पड़ा। उस वक्त अरब और फारस के निवासी भारत को अल हिंद कहते थे। अल हिंद में अलग अलग धर्मों, रीति रिवाजों और विचारों के लोगों के एक साथ शांति से रहने की सुविधा थी। यहीं से मेहरुन्निसा के नूरजहां बनने की शुरुआत हुई। जी हाँ, ये कहानी है नूरजहां की। तब दिल्ली के तख्त पर बादशाह अकबर थे। कुछ ही दिनों में अकबर के दरबार में गियास बेग को नौकरी मिल गई। एक बार फिर इनके दिन अच्छे गुजरने लगे। मेहरुन्निसा अलग अलग तरह की संस्कृतियों और रीति रिवाजों में पली बड़ी थी। इतिहासकार के हिसाब से मेहरुन्निसा जब 17 साल की थी, उनकी शादी 1594 में शेर अफगान खान से हुई थी। शेर अफगान खान की तैनाती तत्कालीन मुगल साम्राज्य के बंगाल में सूबे में थी। शादी के बाद मेहरुन्निसा भी अपने पति के साथ बंगाल चली गई, जहां पर एक बेटी की जन्म हुई जिसे लाडली बेगम के नाम से जाना जाता था। साल 1607 में शेर अफगान खान की मौत हो गई थी। मेहरुन्निसा ही आगे चलकर अकबर के एक बेटे की बेगम बनी। इस बेटे का नाम था जहांगीर। एक ऐसी अफवाह थी कि उसने बंगाल के गवर्नर के सम्मान को मानने से इनकार कर दिया था, राज्य विरोधी गतिविधियों में भाग लिया था और जब गवर्नर शेर अफगान को दरबार में ले जाने आया तो उसने बंगाल के गवर्नर के खिलाफ बगावत कर दी थी। तब गवर्नर के सिपाहियों से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई थी। शौहर के मौत के बाद मेहरुन्निसा और उनकी बेटी लाडली बेगम को आगरा भेज दिया गया। एक प्रचलित कहानी ये है कि शेर अफगान ने सलीम को एक क्रोधित बागिन से बचाया था। मेहरुन्निसा को फिर रुकैया सुल्तान बेगम की देखरेख में उन्हें रखा गया और मेहरुन्निसा ने 4 साल तक विधवा महारानी की दासी के रूप में काम किया। डच व्यापारी और यात्रा लेखक पीटर वैन डेन ब्रोके ने अपने हिंदुस्तानी क्रॉनिकल में उनके रिश्ते का वर्णन किया। ये बेगम रुकैया मेहरुन्निसा के लिए बहुत स्नेह रखती थी। वो उसे दूसरों से ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा उसे अपने साथ रखती थी। उनकी खूबसूरती की चर्चे होने लगी। मेहरुन्निसा फेमस होने लगी थी और 1611 में मेहरुन्निसा को सम्राट जहांगीर से नवरोज के वसंत त्योहार के दौरान महल के मीना बाजार में
में देखा था, जिसे नए साल के आगमन पर मनाया जाता था। मेहरुन्निसा इस कदर खूबसूरत थी कि जिसे देखकर जहांगीर अपना दिल हार बैठे और जहांगीर को उससे प्यार हो गया था। और फिर क्या था, जहांगीर शादी का पैगाम पहुंचाया और फिर उसी साल में जहांगीर ने 25 मई 1611 को ही जहांगीर ने निकाह कर लिया। और यहीं से शुरू होती है मेहरुन्निसा के मलिका बनने की कहानी। मेहरुन्निसा अपनी दूसरी शादी के समय 34 साल की थी और वो जहांगीर की 20वीं और आखिरी कानूनी पत्नी बनी थी। इतिहासकार बताते हैं कि मेहरुन्निसा से निकाह करने के बाद मेहरुन्निसा को बादशाह जहांगीर ने नूर महल बेगम की यानी महल की रोशनी की उपाधि दी थी। फिर साल 1613 में जहांगीर ने एक फरमान जारी करते हुए कहा, आज से नूर महल बेगम को नूरजहां बेगम कहा जाएगा, यानी अपनी बीवी का नाम उन्होंने लाइट्स ऑफ द पैलेस से बदलकर लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड कर दिया। महल की रोशनी को दुनिया की रोशनी बनाकर बादशाह ने ये इशारा कर दिया था कि आने वाले वक्त की मलिका यही है और आगे चलकर हुआ भी यही था। 1616 में हिंदुस्तान आए ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल को 2 साल तक करीब से देखा और उनके हिसाब से नूरजहां उस दौर की सबसे ताकतवर शख्सियत थी। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार देने शुरू कर दिए थे। नूरजहां ने उनको बाखूबी निभाया भी और उनके हुनर का असर कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो पर्दे के पीछे से मुगलिया शासन चलाने लगी। उनकी देख रेख में मुगल शासन फलने फूलने लगा और ऐसे ही करते करते आगरा को कारोबार का गढ़ बना दिया गया था। कई इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर नशे के आदी थे और बाद में उनके लिए राजपाट पर ध्यान देना मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य की कमान नूरजहां के हाथों में सौंप दी थी। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, जहांगीर नशे के आदी थे और वो अफीम और शराब लेते थे। हाँ, वो नूरजहां से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन नूरजहां के सत्ता संभालने की वजह ये नहीं थी। जहांगीर अपनी पत्नी की तरक्की और बढ़ते प्रभाव से कभी असहज नहीं हुए। कई इतिहासकारों को नूरजहां एक सातिर रानी की तरह दिखी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुगल सल्तनत की वो सातिर रानी थी जिसने जहांगीर के नशे में डूबे रहने का फायदा उठाया और फिर सबको दरकिनार करके सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया। मलिका हिंदुस्तान बनने के बाद नूरजहां ने ईरान से आए अपने परिवार को मुगलों का सबसे करीबी बना दिया था। इसके लिए उसने अपने भाई आसफ खान की बेटी अर्जुमन बानो बेगम, जिसे बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया, उसका निकाह शाहजहां से करा दिया गया था। नूरजहां की अपनी पहली शादी से जो बेटी थी लाडली बेगम, उसका निकाह भी उसने साल 1620 में जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार से करा दिया गया। यानी कल तक जो माँ बेटी थी वो आगे चलकर सास और बहू बन गई थी। जहांगीर खुद अपने बेटे की बारात लेकर काबुल के दीवान नूरजहां के मायके गया था। नूरजहां के पिता को मिर्जा ग्यास बेग को अकबर के काल में उसने इत्मादुद्दौला का खिताब दिलवाया गया था। ये भी नूरजहां की ही पहल थी। इतना ही नहीं, साल 1625 में उसने अपने भाई आसफ खान को लाहौर का गवर्नर बनवा दिया। बाद में उसे शाहजहां का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। मुगल टाइम पीरियड के 2 सबसे खूबसूरत मकबरे अगर किसी के हैं तो वो किसी मुगल के नहीं हैं, बल्कि ईरान से आए इसी परिवार के लोगों के हैं। एक तो नूरजहां के वालिद यानी उनके पिता इत्मादुद्दौला का है मकबरा और दूसरा नूरजहां के भतीजी मुमताज महल का है। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और मुमताज महल के लिए जो ताज महल बनाया गया वो इसी मकबरे की तर्ज पर बनाया गया है। इसी आधार पर उनके इन्हीं कामों के आधार पर इतिहासकार नूरजहां को एक सातिर रानी का खिताब देते हैं, लेकिन इतिहासकार रूबी लाल ऐसा नहीं मानती हैं। वो अपनी किताब में लिखती हैं कि नूरजहां और जहांगीर के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी। उल्टे जहांगीर के लिए नूरजहां एक बहुत अच्छी एडवाइजर थी, एक स्किल शिकारी थी और एक ऐसी बीवी थी जिसको आर्ट और कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार था। जहांगीर ने खुद अपनी बीवी के बारे में कई तारीफें लिखी है, इसलिए सातिर रानी कहना ठीक नहीं होगा। रूबी लाल के हिसाब
हिसाब से तो नूरजहां वो रानी थी जो एक मुगल सत्ता में जहां सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की चलती है वहां पर महिलाओं को आगे बढ़ा रही थी। नूरजहां की ताकत इस तरह से जहांगीर के काल में काफी बड़ी थी। नूरजहां की कहानियां उत्तर भारत के आगरा और उत्तर पाकिस्तान के घरों और ऐतिहासिक इमारतों में सुनाई जाती है। आगरा और लाहौर मुगल शासन के दौरान दो प्रमुख शहर थे। खासकर नूरजहां के वक्त में इन शहरों के बड़े बुजुर्ग, टूरिस्ट गाइड और इतिहास को जानने वाले नूरजहां की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे वो और जहांगीर एक दूसरे से प्यार करने लगे और कैसे नूरजहां ने एक आदमखोर बाघ का शिकार करके एक गांव को बचाया। वो बताते हैं कि किस तरह नूरजहां ने हाथी पर बैठे बैठे उस आदमखोर बाघ पर गोली चलाई। नूरजहां कला, संस्कृति और स्थापत्य कला की संरक्षक थी। उन्होंने एक से बढ़कर शानदार शहर, भव्य महल, मस्जिद और मकबरे बनवाए। शायद यही वजह है कि नूरजहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोक साहित्य में जिंदा है। नूरजहां एक आकर्षक महिला थी जिन्होंने तमाम अड़चनों का सामना करते हुए मुगल शासन की कमान संभाली थी। वो एक महान कवयित्री थी। उन्हें शिकार करने में महारत हासिल थी। रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ नूरजहां का ये एकमात्र प्रतिरोध नहीं था। फिर चाहे वो शिकार करना हो, शाही फरमान और सिक्के जारी करना हो, सार्वजनिक इमारतों का डिजाइन तैयार करना हो, गरीब औरतों की मदद के लिए नए फैसले लेने हो या हाशिए पर पड़े लोगों की अगुवाई करनी हो। नूरजहां ने ये सब करके अपने वक्त में एक सबसे ताकतवर रानी भी रही। शायद ही मुगल काल में इतनी ताकतवर रानी कोई और थी। लेकिन ये सब तब बदल गया जब 28 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर की मौत के बाद बादशाह बने शाहजहां और उन्होंने अपनी सौतेली मां नूरजहां को सिर्फ और सिर्फ महल तक समेट कर रख दिया। दोनों के बीच में कई बार टकराव की भी स्थिति आई क्योंकि नूरजहां शहरयार को सल्तनत का वारिस देखना चाहती थी, क्योंकि शहरयार के घर में उसकी खुद की बेटी थी और शाहजहां के घर में भतीजी मुमताज थी। इस टाइम पर नूर के पास ना तो शक्ति थी और ना ही वैसा हौसला और उम्मीद रह गई थी। हालांकि नूरजहां के भाई आसफ खान ने दोनों की कोशिशों को नाकाम कर दिया। आसफ खान जो मुमताज महल के पिता भी थे, शाहजहां का साथ दिया। जहां आसफ खान ने नूरजहां को जबरन बंदी बना लिया, वहीं शाहजहां ने शहरयार की सेना को परास्त कर दिया और उसे फांसी का आदेश दे दिया। लिहाजा उसने अपनी बाकी की जिंदगी आर्ट और लिटरेचर में गुजारनी शुरू कर दी। फिर एक टाइम आया साल 1645 का जब उनकी मौत हो गई। लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीब ही में उन्हें दफनाया गया है। नूरजहां की कब्र पर एक लेख खुदा हुआ है जिसमें कहा गया है, इस बेचारे अजनबी की कब्र पर ना तो कोई दिया हो, ना कोई गुलाब, ना तितली के पंखे जले, ना बुलबुल गाएं। तो दोस्तों ये थी कहानी नूरजहां की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।